हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वोल्केनो पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जीके जीएस के एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपको रीजनिंग मैथ का भी कॉन्सेप्ट लेकर आता रहता हूँ। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वोल्केनो, वर्ल्ड और इंडियन के सभी महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आंसर जानने से पहले खुद प्रयास करिएगा आंसर देने का, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह पार्ट 1 है, इसमें हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो वर्ल्ड और इंडियन का ज्वालामुखी है उन सभी पर प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे और एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछेंगे या पूछे जाने की संभावना है, आपसे इन 2 वीडियो देखने के बाद मिस नहीं होने वाला है कोई भी प्रश्न। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे ज्वालामुखी को। तो सी इज़ द राइट आंसर। कैसे? देखिए, एज लाइक इसे समझ सकते हैं, जैसे में घर में कुकर होता है। कुकर में अगर आप दाल रख दिए हैं तो उसमें अगर आप सीटी जो होता है, सीटी के माध्यम से गैस वो प्रेशर, ताप से प्रेशर होता है जनरेट, और वो सीटी के माध्यम से वो प्रेशर निकलता रहता है। तो ऐसे ही पृथ्वी पृथ्वी भी एक कह सकते हैं कि एक कुकर की भांति है, जिसमें प्रेशर जनरेट होता है और ज्वालामुखी के रूप में क्या होता है, यह बाहर निकलता है ये गैस। ठीक है, इससे कई प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। सबसे मात्रा में जो होता है वह जलवाष्प बाहर आता है। ठीक है, तो इसे ज्वालामुखी जो है, इसे हम जो घर में कुकर होता है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन जो परत है, ये भी हमारे अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं उससे हमें ये क्या करती हैं? रक्षा करती हैं, जो हमें पृथ्वी पर आने से उस रे को रोक देती हैं। कौन? ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन जो परत है उसे क्या करते हैं? रोक देते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कौन सा कथन सत्य है वह आपको बताना है। ठीक है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैसे? आइए पहले उसे हम समझते हैं। देखिए, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा देखिए पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी की हम थोड़ी सी भाग को जो है, ये हमारा देखिए भूपृष्ठ से सेंटर तक हम काट लिए हैं। ठीक है, ठीक, इसे काटने के बाद इसे हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, जिसे हम काटे थे वह सेम एज लाइक ऐसे है, एक त्रिभुज नुमा। ठीक है, तो इसे बेसिकली हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में हम इसे बांटे हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाता है? पहला हमारा हो जाता है क्रस्ट हो जाता है, और दूसरा जो होता है हमारा ये मेंटल हो जाता है, या तीसरा क्या हो जाता है? कोर। इसे बोला जाता है क्रस्ट, इसे बोला जाता है मेंटल, इसे बोला जाता है कोर। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है भूपृष्ठ, इसे परवार, इसे क्रोड बोला जाता है। ठीक है, ये यहाँ से 0 किलोमीटर से और ये 30 किलोमीटर तक की यह मोटी परत होती है, या एक कह सकते हैं प्लेट होती है। यह 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या होती है? ये मोटी परत होती है। ठीक है, और ये 2900 से 6371 किलोमीटर तक यह मोटी परत होती है। ठीक है, इसमें जो होता है पृथ्वी के कुल आयतन का 16% होता है, और इसमें पृथ्वी के कुल आयतन का 83% होता है, और इसमें पृथ्वी के कुल आयतन का 1% होता है। ठीक है, और इसे बेसिकली आप इसे ऐड करेंगे 83, 16, 1, तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये परत जो है आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें? भूपृष्ठ, परवार,
क्रोड, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। इसे हम सियाल बोला जाता है, इसे सियाल, इसे सीमा और इसे नीफे, ठीक है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सियाल कौन सा है, भूपृष्ठ या प्रवार या क्रोड। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। तो बेसिकली जो मैग्मा होता है वह सीमा अर्थात मेंटल से क्या होता है, यह निकलता है या उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, मैग्मा बनता है और भूपृष्ठ की जो परतें होती हैं उसे चीर कर क्या करता है, भूपृष्ठ पर ऊपरी भाग पर, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसका जो यहाँ से बेसिकली कहा जाता है कि जो मैग्मा का जहाँ निर्माण होता है वो 2900 किलोमीटर से होता है, ठीक है। तो मैग्मा जो होता है वह मेंटल से ही बनता है और इसे चीर कर भूपृष्ठ पर आके उसका उद्गम हो जाता है, ठीक है। तो वही क्रस्ट है हमारा। तो देखिए क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली जो चट्टानें होती हैं, मैग्मा तथा अन्य पदार्थें क्या होती हैं, बाहर आती हैं, ठीक है। जैसे हम पीछे ही बताए हैं कि मेंटल से निकलता है और क्रस्ट की जो चट्टानें होती हैं या परतें होती हैं उसे चीर कर उस नली के माध्यम से, देखिए उस जब यह चीरता है तो उसे एक नली बन जाता है। उस नली के माध्यम से जो भूगर्भी जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं वह अन्य पदार्थों के साथ क्या होती हैं, बाहर आती हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। देखिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कैसे चीरते हुए आता है। देखिए मैग्मा हमारा यहाँ से निकल रहा है, देखिए मेंटल से, यहाँ पर देखिए मेंटल है, मेंटल से हमारा क्या होता है, मैग्मा बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्रस्ट की जो चट्टानें होती हैं, जो परतें होती हैं, उन्हें चीर कर पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर उद्गम हो जाता है, ठीक है। तो अनेक आकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ये देखिए ये इसे बोलते हैं हम, जो ये लाइन सीधी गई है यह ऐसे, ठीक है, जो ऐसे लाइन गई है इसे हम संवहन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन धारा, ठीक है। तो यह देखिए नली सीधी जाकर भूपृष्ठ पर इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। और बी है, ये देखिए यहाँ पर ए वाला क्या हो जाता है हमारा, ये सही हो जाता है। बी, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, सही है। इन ज्वालामुखी के उद्गार से नली के चारों ओर, ठीक है, यहाँ पर देखिए नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तीसरा है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रकार के प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी को हम जागृत, प्रसुप्त, शांत तथा मृत 3 प्रकार के प्रमुख में इसे वर्गीकृत किया गया है ज्वालामुखी को। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। अभी आगे हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो सकता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में बाहर आने वाली कौन सी गैस होती है। तो आपको बताना है सबसे अधिक बाहर आने वाली गैस ज्वालामुखी के क्रिया के अंतर्गत वह होती है जल वाष्प। कितना परसेंट होती है, 60 से 90% तक यह ज्वालामुखी के उद्गार के समय में जल वाष्प इतने मात्रा में, या कह लीजिए 60 से 90% तक जल वाष्प ज्वालामुखी के साथ बाहर आता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी के 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि ज्वालामुखी के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है।
एक जो है शामिल नहीं किया गया है, उसी को आपसे पूछा है, तो उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है मृत ज्वालामुखी और चौथा जो है हमारा यौगिक ज्वालामुखी। तो आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि आप ये यौगिक ज्वालामुखी है, इसे 3 भागों में ही बांटा गया और यौगिक ज्वालामुखी में नहीं विभाजित किया गया है उद्भव के आवृत्ति के आधार पर। ठीक है, तो जागृत है, प्रसुप्त है, मृत है। ठीक है, यौगिक ज्वालामुखी नहीं है, तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए हम यहीं पर बता देते हैं कि जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी क्या होता है। इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है उद्भव की आवृत्ति के आधार पर। तो ये कौन कौन से हैं, जागृत है, प्रसुप्त है, मृत है। इन तीनों को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जागृत ज्वालामुखी उसे बोला जाता है जो समय समय पर क्या होता है, उद्गम होता रहता है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे बोलते हैं ऐसी ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में उद्गार तो नहीं है, किंतु भविष्य में उद्गार होने की जो है संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, मृत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनमें ज्वालामुखी के लक्षण नहीं है तथा भविष्य में उद्गार की संभावना नहीं होती है तथा इनके मुख पर झील आदि का निर्माण हो गया होता है। ठीक है, ये मृत ज्वालामुखी ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि यह इसमें भविष्य में भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके जो मुख हैं, जो जहाँ से ज्वालामुखी उद्गम हुआ रहता है उसे क्रेटर बोला जाता है, और वहाँ पर पानी भर जाने के कारण बहुत बड़ी झील का निर्माण हो जाता है जिस ठीक है, तो ये हमारे लिए उतनी हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो इसका भी बहुत से उदाहरण हैं, मृत के, प्रसुप्त के, जागृत के, ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जो हम आपको लास्ट वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट में, एकदम लास्ट में हम आपको ट्रिक माध्यम से हम आपको नोट करवाए हैं। अब ट्रिक माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको याद करवा देंगे। तो इसे यहाँ पर आपको बताएंगे तो आपको रटना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। वैसे आप क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आप उसे लिख लेंगे और याद भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं, एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर ले जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती हैं। ठीक है, किस ज्वालामुखी में अक्सर क्या होता है, उद्गार होते रहते हैं। तो किस में होता है, जागृत ज्वालामुखी में अक्सर क्या होता रहता है, उद्गार होता रहता है। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी बोलिए या सक्रिय ज्वालामुखी भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पर है, इसका आप एग्जांपल जानना चाहें तो जागृत ज्वालामुखी में जैसे में ओजोस डेल सलेडो है जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है, इसे विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, मृत ज्वालामुखी में बहुत से समय या कल ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है, तो मृत ज्वालामुखी जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, इसके भी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे में माउंट पोपा जो म्यांमार में है, काका गुफा अर्जेंटीना में है। ठीक है, कई से सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इससे बोले हैं कि वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको ट्रिक के माध्यम से हमें आपको याद करवा देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। ठीक है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक विस्फोट होने या पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की जो पपड़ी है या बोले तो क्रस्ट, जो ऊपरी भाग है जो 0 से 30 किलोमीटर जिसकी मोटाई है उसे हम क्रस्ट बोला जाता है, वही है, उसे पृथ्वी की पपड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जस्ट पीछे ही बताएं तो पृथ्वी अर्थ क्रस्ट की जो ठोस चट्टानों के नीचे
जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है मैग्मा और लावा में, ठीक है, मैग्मा और लावा में, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि मैग्मा किसे बोला जाता है और लावा किसे बोला जाता है, कब बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो पपड़ी जो है पृथ्वी की पपड़ी की जो ठोस चट्टान नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपर आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मैग्मा कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, उसे मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखिए बेसिकली इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस यह बाहर आ जाने पे कुछ और नाम होता है, अंदर आ जाने पे कुछ और नाम होता है। जैसे में देखिए जब ज्वालामुखी अंदर से 2900 किलोमीटर से इसका क्या होता है, उद्गार होता है, ठीक है। तो जो नीचे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो नीचे होता है, जो नीचे से मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं मैग्मा। तो मैग्मा जब ज्वालामुखी जब अंदर होता है उसे मैग्मा बोला जाता है। जब यही पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आ जाता है तो उसे हम लावा बोला जाता है, ठीक है। यही बस अंतर होता है मैग्मा और लावा में, ठीक है। मैग्मा ये अंदर होता है, मैग्मा जो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है भिन्न पदार्थों के साथ ये बाहर आता है, जब ये अंदर होता है तो इसे मैग्मा बोला जाता है। और जब यही पदार्थ जो पिघला हुआ पदार्थ जो भूपृष्ठ के ऊपर पृथ्वी के आ जाता है तो उसे हम लावा बोला जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, ठीक है। ये पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब होती है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा भी मुख्य गैसें होती हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय में बाहर आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसें हैं वो आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर जलवाष्प के साथ साथ जलवाष्प आ रहा है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बाहर आता है, जलवाष्प है, जलवाष्प आपको जस्ट पीछे बताएं सबसे अधिक आपसे भी एग्जाम में पूछा जाता है ज्वालामुखी उद्गार के समय में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस आती हैं वो कौन सी हैं, तो वह जलवाष्प हैं कि 60 से 90% तक जलवाष्प बाहर आता है, ठीक है। तो जलवाष्प के साथ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट जाता है, तो राइट आंसर क्या जाता है कि जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी बाहर आते हैं, ठीक है, ये भी बाहर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी क्या होते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय में SO2 भी बाहर आते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा। ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, इसे हम नकल भी कर सकते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा SO2 भी होते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा जो है धरातलीय चट्टाने के टुकड़े को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे में ज्वालामुखी जब उद्गार होता है फलस्वरूप जो लावा होती हैं वो धरातल चट्टाने के टुकड़े में जब वो सम्मिलित हो जाती हैं
तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें पैरोक्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पैरोक्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जो भाषा है वो थोड़ा सा टफ है, आपको अगर है तो हमें आपको एक्सप्लेन कर। जैसे में देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो गर्म चट्टानें होती हैं। सॉरी, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जब पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आती हैं तो वो ठंडा होने लगती हैं, क्योंकि नीचे से टेम्परेचर की अपेक्षा ऊपर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होते जाता है। तो वो बेसिकली धीरे धीरे ठंडा होने लगती हैं। तो जिससे कई जो चट्टानें, गर्म चट्टानें जो होती हैं धीरे जो लावा होती हैं धीरे धीरे ठंडा होने लगती हैं और चट्टानें का रूप धारण करने लगती हैं। और वही जो गर्म चट्टानें होती हैं टुकड़े आपस में मिलकर या तप्त चट्टानों खंडों का निर्माण कर देती हैं, जिसे हम पायरोप्लास्ट कहा जाता है या पैरोक्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह अब याद रखिएगा। यहाँ पर आपको हम चित्र के माध्यम से भी दिखा देते हैं। देखिए, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्मा निकला, लावा बाहर आया। लावा बाहर आने के बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा और यहाँ पर टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, तो ये ठंडा होने लगेगा। तो ठंडा होने के बाद ये एक दूसरे में आपस में क्या होंगे? मिलेंगे, जुटेंगे। ठीक है, तो इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैरोक्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर देखिए, जो छोटे छोटे जो पदार्थ हैं, ये जो छोटे छोटे जो ऊपर उछाल गए हैं हवा में, उसे टेफ्रा बोला जाता है। ठीक है, टेफ्रा। ठीक है, 2 mm से कम होता है तो उसे टेफ्रा बोला जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी राख किसे बोला जाता है? जो ज्वालामुखी राख होता है उसे 2 mm से जो कम होता है उससे ज्वालामुखी राख बोला जाता है। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सिंडर किसे बोला जाता है? सिंडर। तो 10 mm से जो कम होता है या 10 mm तक जो होता है उसे हम सिंडर बेसिकली बोल देते हैं। लैपली भी पूछा जाता है, किसे बोला जाता है? जो 2 mm से लेकर 64 mm तक आकार जो होती हैं उसे लैपली भी बोला जाता है। और जो 64 से अधिक होती हैं 64 mm से अधिक होती हैं उसे बम ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो कोई भी चट्टान आपको चट्टानें जो है टुकड़े जो हैं वो कोड़दार में मिल जाएं, कोड़दार में अगर आपको मिल जाएं, ठीक है, तो उसे हम ब्रेसिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये ज्वालामुखी है, यहाँ पर उद्गार हो रहा है। ठीक है, मेंटल से और क्रस्ट की जो परतें हैं उन्हें चीरकर यहाँ पर एक संवहन धारा जो है, इसे संवहन धारा बोला जाता है। एक नलिका के द्वारा क्या हो रहा है? भूपृष्ठ पर उद्गम इसका हो रहा है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो क्रेटर होता है और जो कल्डेरा होता है वो जो स्थलाकृति, एक स्थलाकृति है, इसका निर्माण या किससे संबंधित है वो आपसे पूछा गया है। तो ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से यह संबंधित है। देखिए, जैसे में जब ज्वालामुखी क्या हो जाता है, उद्गार होता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी एक ही समय तक उद्गार होता रहता नहीं है, कुछ समय तक उद्गार होता है, उसके बाद यह क्या होता है? शांत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद ये क्या हुआ? अब कुछ सालों के तक यहाँ पर उद्गार नहीं हुआ, तो इसमें बारिश की पानी भर जाने के कारण या जो यहाँ पर गड्ढा रहता है, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान जो रह जाता है इसे क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ कहीं अगल बगल से भी इससे ज्वालामुखी का उद्गार भी हो जाता है, जिसे हम कोल्डेरा भी बोलते हैं। अगर यही बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर यही मान लीजिए क्रेटर भी बड़ा हो सकता है, तो इसे भी हम कोल्डेरा बोल सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कोल्डेरा यहाँ पर भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी जो है यहाँ पर
कभी ऐसे मान लीजिए ऐसे नलिका के द्वारा हो रहा है, कभी नलिका यहाँ से भी चट्टानों को तोड़ कर यहाँ से भी उद्गार हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोल्डेरा का निर्माण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्रेटा है, कोल्डेरा है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है, तो गेसर भी है, फियोर्ड नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। ठीक है, लावा पठार एकदम होता है, लावा मैदान का भी निर्माण होता है, सिल और डाइक का भी निर्माण होता है, और विसर्प का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलोडाइक सिलोडाइक क्या होता है, तो जैसे में सिलडाइक ये एक अंतर्भेदी संरचना होती है, जो जब ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के नीचे ही, या कह लीजिए पृथ्वी के भूगर्भ में ही, भूगर्भ का अर्थ है नीचे, पृथ्वी के भूपृष्ठ से ऊपर नहीं, नीचे ही अगर ज्वालामुखी ठंडा होकर, ठीक है, ठंडा होकर ऐसे मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकला और ठंडा होकर नीचे ही ऐसे बना लिया, ऐसे स्थलाकृति बना लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज्वालामुखी नीचे ही है, तो फिर भूपृष्ठ यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक है, भूपृष्ठ यहाँ पर है, इसे बोलते हैं, हम इसे बोल सकते हैं भूगर्भ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी यहीं पर आकर ठंडा होने लगे, धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे फैल जाए, ऐसे फैल जाए, तो इसे बोलते हैं हम डाइक। क्या बोलते हैं, इसे डाइक बोला जाता है। और सिल्क किसे बोला जाता है, यहीं से मान लीजिए ज्वालामुखी ऐसे नलिका है, और यही नलिका से क्या होती है, ज्वालामुखी सीधे हमारा ऐसे निकल जाए भूगर्भ में ही, नीचे ही पृथ्वी के, तो इसे हम सील बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सील बोला जाता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा विसर्प पर राइट आंसर होगा, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण नहीं होता है, केवल लावा पठार, लावा मैदान, सिल्क और डाइक का निर्माण होता है। डाइक क्या है, तो डाइक अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि डाइक क्या है। डाइक ज्वालामुखी निर्मित एक आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना बोलिए, आंतरिक स्थलाकृति संरचना है। स्थलाकृति क्या है, संरचना है। तो कहाँ पर है आंतरिक संरचना, यहाँ पर है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। डाइक क्या है, जस्ट अभी चित्र बना के आपको समझाए हैं। कोल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है कोल्डेरा। ठीक है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवलय या सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, प्रशांत परिमेखला को हम, ठीक है, प्रशांत परिमेखला को सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जो प्रशांत महासागर का जो चित्र है, कुछ है इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो होते हैं, यहाँ पर चारों के चारों पर सर्किल, जो यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर आपको ज्वालामुखी का एक रात के समय में आपको एक प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जो यहाँ पर इसे ही हम अग्निवलय या सर्किल ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकोलिथ संबंधित है, किससे संबंधित है, ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है। ये भी एक क्या है, ये भी एक अंतर्भेदी संरचना है, या कह लीजिए ये भूगर्भ के अंदर निर्मित होने वाली एक स्थलाकृति है। ठीक है, लोपोलिथ किसे बोला जाता है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है कि जो बेसिकली आप इतना ही याद रखिए कि यह एक भूगर्भ में ही निर्मित एक स्थलाकृति है, जिसे हम लोग को लिथ बोला जाता है। ठीक है, इसकी संरचना भी आपको याद रखिए, इसकी संरचना जो होती है ऐसे होती है इससे। ठीक है, ऐसे होती है। ठीक है, इसे हम लोपोलिथ बोलते हैं या लोकोलिथ भी बोला जाता है। ठीक है,
सॉरी यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर ठीक लोकोलिथ, लोको यहाँ पर लिथ है, ठीक है। लोकोलिथ और लोपोलिथ यहाँ पर दो नाम होते हैं, ठीक है। लोकोलिथ और लोपोलिथ, ठीक है। ये दो अलग अलग क्या है, ये क्या है, अंतर्भेदी स्थलाकृति संरचना है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया लोपोलिथ, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं, ठीक है, लोपोलिथ, इसको इस संरचना को बोलते हैं, ठीक है। अगर ये देखिए ठंडा हो जा रहा है, ये जब ज्वालामुखी नलिका के द्वारा जब ये ठंडा हो जा रहा है, जब ऐसी स्थलाकृति बन जाती है तो इसे लोपोलिथ बोला जाता है। और जब ज्वालामुखी नलिका के द्वारा अगर ज्वालामुखी ठंडा होकर ऐसे बन जाए, कैसे बन जाए, ऐसे बन जाए गुबड़ानुमा, तो इसे हम लैकोलिथ बोला जाता है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। पेंटापॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म और गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके साथ समांतर गेसर पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। पेंटापॉट यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये भी क्या सत्य है। तो उपरोक्त सभी क्या है, राइट आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व में सर्वाधिक जो जागृत ज्वालामुखी हैं वह कहाँ पर या किस महासागर में पाए जाते हैं, क्या आसपास हैं, ठीक है। तो कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर में जैसे मैं आपको हवाई द्वीप में देखने को मिल जाएगा, और जापान के साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये सभी के जो हवाई द्वीप हैं और जापान जो द्वीप है वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में ही है। विश्व की अधिकांश जो ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, ये कारण दिया हुआ है, किसके कारण घटित होती हैं, ठीक है। तो विनाशनात्मक प्लेट किनारों पर ही यह ज्वालामुखी घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। जैसे में दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, जैसे में यहाँ पर देखिए दो प्लेटें हैं, यहाँ पर देखिए जैसे में दो प्लेटें हैं ऐसे आपस में चली, ऐसे टकराई, ऐसे जब टकराएंगी तो याद रखिएगा वही प्लेट नीचे की ओर जाएगी जिसका घनत्व ज़्यादा है। मान लीजिए इसका घनत्व ज़्यादा है तो ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी और ये प्लेट ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ घर्षण होगा और घर्षण भी होगा, और ये जो प्लेट नीचे की जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, तो ये प्लेट जो होगी, ये प्लेट नीचे की नीचे जाएगी, जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी टेम्परेचर अधिक होता जाएगा। टेम्परेचर अधिक होने के कारण और यह इतनी घर्षण रहता है कि यह पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने के कारण यहाँ पर पिघलता है। तो ये जैसे प्लेट नीचे जाती है पिघलता रहता है, और कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा लावा के रूप में उद्गार हो जाता है, ठीक है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, विश्व के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाई जाती हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तो कहाँ पर, नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रशांत के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है, जस्ट पीछे ये पढ़े हैं। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाती हैं, ठीक है। विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, ठीक है, या प्रशांत महासागर,
ठीक है। प्रशांत महासागर को परिप्रशांत पेटी भी बोला जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। जो जितने भी हम वीडियो के लास्ट में हम बताएं कि आपको सक्रिय मृत जो ऐसे भी ज्वालामुखी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हम टिक के माध्यम से, और कौन से महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो के लास्ट में हम आपको ट्रिक बनाकर बता देंगे। यहाँ पर नोट हुआ है एकदम, आपको लिख लेना है और याद रखना है, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो ज्वालामुखी है वह पर्वत का उदाहरण नहीं है? वो कौन सा है? वो माउंट ब्लैक है। ठीक है, माउंट ब्लैक ये पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये जापान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कोटोपैक्सी है, ये जापान में स्थित है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ठीक है, स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है किस प्रकार की ज्वालामुखी है आपसे पूछा गया है। स्ट्रोम्बोली जो है ये एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसी ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो हम आपको बताएं हैं कि आप घबराइएगा मत, हम इसे लास्ट में ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। और स्ट्रोम्बोली ये भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, ये भी याद आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो मृत ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, किलिमंजारो किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तंजानिया में। ठीक है, मृत ज्वालामुखी आपको जस्ट ये पीछे बताया, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, फ्यूजियमा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, ये आपको बताना है किस देश का ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये जापान का है। ये भी कहाँ का है? जापान का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है या कहते हैं? ठीक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, सिसिली या स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली जस्ट पीछे बताएं कि भूमध्य सागर में ही है। ठीक है, और सिसिली और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे जब आप रात के समय पर, अगर आप रात के समय पर देखेंगे भूमध्य सागर को तो वहाँ पर अजूर सा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी का जो होता है उद्गार होता रहता है आए दिन। तो वहाँ पर लावा के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा अजूर या कज लाइट हमें दिखता है, तो जिसे हम भूमध्य सागर का लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है इन दोनों के कारण, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं वर्तमान में। फोसा मैग्ना एक क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भी एक क्या है? ज्वालामुखी है। नेक्स्ट बस की तरफ चलते हैं। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयर जो बस है ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एयर बस से, ठीक है, बस से आप कहीं भी घूमने जाते हैं नॉर्मली जगह पर, लेकिन अंटार्कटिक महाद्वीप में जाना इतना आसान नहीं है, तो आप एयर बस से जाएंगे। ठीक है, किससे जाएंगे? एयर बस से। बस से आप कहीं भी नॉर्मली जा सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिक में जाने के लिए आपको एयर बस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यह ट्रिक्स भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बस की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, ये
माउंट एटना जो ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? वास्टेजेजेज, यही जो है ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, और सब है ये ज्वालामुखी पर्वत। विश्वेश ज्वालामुखी, एंडीज पर्वत, फेजुयाम फेजुयामा, ये भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। विश्वेश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करना है और नोट कर लीजिएगा। ये इटली में स्थित है। ठीक है, विश्वेश जो ज्वालामुखी है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्वेश ज्वालामुखी जो है, ठीक है, तो विश्वेश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली के नेपल्स में यह स्थित है। याद रखिएगा, ये दूसरा तीव्र विस्फोटक वाला ये ज्वालामुखी है। ठीक है, पहला पे जो होता है हमारा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी आता है। ठीक है, जो यह पश्चिमी द्वीप समूह में कैरिबियन द्वीप समूह पर स्थित है। इसमें अत्यधिक विस्फोट होता है। ठीक है, यह पहले स्थान पे है, लेकिन जो दूसरे स्थान पे यह विश्वेश ज्वालामुखी है जो इटली के नेपल्स में पाया जाता है। ये दूसरा तीव्र ज्वालामुखी है, ये विस्फोटक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनलोवा उदाहरण है, ये मनलोवा जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो उदाहरण है यह सक्रिय ज्वालामुखी का यह उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपसे कहें कि वीडियो के लास्ट में प्रसिद्ध सक्रिय नृत्य के हम आपको एक ही जगह ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्राकोटोवा ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप समूह में स्थित है? ठीक है, क्राकोटोवा जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, यह स्प्रेटली द्वीप समूह में ये स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? एटना इटली में है। ठीक है, एटना जो है इटली में है। ठीक, और यहाँ पर फ्यूजियमा ये जापान में, जस्ट अभी पीछे हम करके आए हैं। ये पोपमा, ये आपको याद रखिए, पोपमा म्यांमार में, ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य है। क्राकोटोवा जो है मलेशिया में। ठीक है, क्राकोटोवा कहाँ पर है? ये मलेशिया में, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी जस्ट हम पीछे कर आए हैं, क्राकोटोवा मलेशिया में स्थित नहीं है। ठीक है, तो क्राकोटोवा मलेशिया में स्थित नहीं है। कहाँ पर है? सुमात्रा द्वीप पर यह स्थित है। ठीक है, क्राकोटोवा। और ये याद रखिएगा, यह पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसका एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें भी बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है क्राकोटोवा में। तो ये मलेशिया में बेसिकली नहीं है, ये सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। और यह प्रश्न के हिसाब से जो सम्मिलित नहीं है वही हमारा, यह प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो किस महाद्वीप में ये स्थित है? तो ये आपको सबको पता होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल जो मिस्टी ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है, भी महत्वपूर्ण है, अपने नोट कर लीजिएगा। ये पेरू देश में यह ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 40 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में 40 और प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। ये हमारा चैनल का नाम है रीजनिंग मैथ बाय योगेश, इससे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दूसरों के पास, अपने दोस्तों के पास। तो यहाँ पर देखिए, ये क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ठीक है, जो कोर है उसे 2 भागों में हमें बांटा गया है, आउट कोर, इन कोर में। ठीक है, क्रस्ट मेंटल को भी बांटा गया, तो बेसिकली हम लोग को उतना ज़रूरी नहीं है क्रस्ट मेंटल को बांटने की, वो ज़्यादा डीप में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक की संरचना को 3 भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया, क्रस्ट मेंटल कोर।
ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रस्ट है, क्रस्ट देखिए कितना पतला है, 0 से 30 किलोमीटर है, वो पृथ्वी, उसे पपड़ी भी बोला जाता है पृथ्वी का। और मेंटल जो है हमारा 30 से 2900 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो कोर है वो 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है। मेंटल जो है हमारे पृथ्वी कुल आयतन का कितना है, 83% है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए ज्वालामुखी है, कैसे यहाँ पर उद्गार हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर यही क्या होता है, यहाँ पर जैसे ज्वालामुखी यहाँ पर नलिका के द्वारा क्या उद्गार हो रहा है। ठीक है। और मान लीजिए ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सालों साल यहाँ पर उद्गार होता रहेगा, कुछ समय तक ही उद्गार होता है, उसके बाद ये क्या होता है, शांत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये शांत हो जाएगा तो यहाँ पर जो यहाँ पर है बारिश के पानी भर जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसे ही क्रेटर बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है। ये ऐसे भी ज्वालामुखी आप, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ज्वालामुखी ऊंचाई पे फटे हुए यहाँ पर फैल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए इनमें अंतर क्या होता है कि जो ज्वालामुखी, जो क्षारी ज्वालामुखी होते हैं वह दूर तक फैलते हैं और लावा मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्षारी ज्वालामुखी जो अम्लीय होते हैं वो, ठीक है, वह दूर तक नहीं फैलते हैं और पठार, पर्वत आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। लावा ज्वालामुखी जो होते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन सा ट्रिक है, शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, या कौन कौन से शांत मृत ज्वालामुखी हैं। पापा देवकी को शांत करो, पापा देवकी को शांत करो, या ऐसे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पापा दीदी को शांत करो, या आपकी जो दीदी है उनका नाम देवकी है, उनको शांत करो। तो पापा से पोवा म्यांमार, देवबंद ईरान, की किलिमंजारो तंजानिया, को सुल्तान ईरान, शांत ज्वालामुखी की ये उदाहरण है। ठीक है। ये शांत ज्वालामुखी के क्या होगा, उदाहरण होगा। ठीक है। पापा देवकी को शांत करो, कौन कौन से उदाहरण हैं, पोपा है, देवबंद है, किलिमंजारो है, कोक सुल्तान है। ठीक है। ये 4 उदाहरण हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, बम जो बम है फ्यूज हो गया, बम क्या होगा, फ्यूज हो गया। जैसे फिल्मों में क्या होता है, बम डिफ्यूज किया जाता है तो फ्यूज हो गया। तो विश्वास मेना क्लिज्यूमिया जो जापान में है, जस्ट पीछे ही बताएं, हो गया, कुछ नहीं हुआ। ज्वालामुखी बम डिफ्यूज हो गया तो कुछ नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, सब लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये प्रस्तुत हो गए। और यहाँ पर सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, ये हमारे उसके हो गए उदाहरण। मोनो से कोई एस करे या किस करे, ये भी आप थोड़ा ट्रिक लगा से दिमाग से कर सकते हैं। तो ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी के ट्रिक के माध्यम से आपके उदाहरण हो गए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक ऊंचाई ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपेक्सो है। इसका सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। यहाँ पर देखिए क्या है, इसे किवायु है या किलायु कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, किलायु कहा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं किलायु। ठीक है। एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो हमको करवाए भी हैं, ये सब के सब करवाए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली क्यों बुलाया जाता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है प्रशांत मेखला में, महासागर में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, कैरिबियन द्वीप। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, सल्फर कम न जल, कब न जल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी कर लीजिएगा। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको बताएं कि नगण्य होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और यहाँ पर आप देखिए पर्वतों को भी यहाँ पर डिफिनेशन है। और यहाँ पर आपको ऐसे फलित पर्वत, ब्लॉक भ्रंश पर्वत, वशिष्ठ पर्वत, ये आपके
ये क्या हो जाते हैं, आपके उदाहरण हो जाते हैं। यहाँ पे इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद करेगा। याद है कि सबसे अवरिष्ट, सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है या पहाड़ है, पठार है, वो अरावली है, जो भारत में स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीजनिंग मैथ बाय योगेश को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में से पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।